खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास के क्रम में आज हम लोग की आईसीटी से क्लासेस शुरू होंगी। तो आइए देखते हैं आईसीटी के कौन किस किस क्लास को हम लोग लेंगे। ये चैप्टर हम लोग का रहेगा। आज हम लोग की क्लासेस जो है आईसीटी का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य, लाभ और दुष्परिणाम, यानी आईसीटी मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज से रहेगा। बिल्कुल इस क्रम में हम लोग क्लास लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आज की क्लास में जो है क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य, लाभ और दुष्परिणाम, इसका एक हेडिंग देखेंगे। उसके बाद हेडिंग आईसीटी का जो है क्या तात्पर्य है, आईसीटी से क्या लाभ है, आईसीटी के दुष्परिणाम क्या है, ये हेडिंग रहेगी। उसके बाद कंप्यूटर के विषय में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर से जो भी प्रश्न आते हैं आपके इस क्लास में मिलेंगे। कंप्यूटर के प्रकार को हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर को निम्नलिखित आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है, वो हम लोग देखेंगे। वर्गीकरण में कंप्यूटर को पीढ़ियों के आधार पर क्या बांटा गया है, कंप्यूटर का प्रकार में कार्य पद्धति के आधार पर बांटा गया है, कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को बांटा गया है। उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी का मापन हम लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ेंगे, कंप्यूटर की भाषा पढ़ेंगे, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है इस क्लास में जानते हैं हम लोग। और जैसे कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है तो कुछ सालवर्ड को देखते हुए जो सिलेबस के अनुसार जो भी कंटेंट होने चाहिए इस क्लास में है। तो आइए शुरू करते हैं आईसीटी में तात्पर्य, लाभ और दुष्परिणाम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य, लाभ और दुष्परिणाम। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का संबंध ऐसे साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान होता है। किसी तथ्य या सूचना के जानना एवं उससे तुरंत उसी रूप में आगे पहुंचाना जिस रूप में वह है उसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर की आधारित सूचना प्रणाली को कहा जाता है। क्या इससे तात्पर्य है, सार्वभौमिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। अधिक शिक्षा संस्थानों के साथ छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि से आईसीटी का उपयोग का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आईसीटी का शिक्षा जगत में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और जिसके परिणाम स्वरूप कम समय में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान समय में तकनीकी के बढ़ते हुए उपयोग को देखते हुए आईसीटी का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। संचार क्रांति के बाद वर्तमान समय में दूरसंचार को आईसीटी का अभिन्न अंग समझा जा रहा है। संचार प्रौद्योगिकी से क्या लाभ है। ठीक है, प्रश्न कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से आईसीटी से क्या लाभ है, क्या इसके दुष्परिणाम है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन आईसीटी के जो है लाभकारी कथन है, ऐसे छांटना रहेगा। इसके बाद जो है कंटेंट जो है ऑनलाइनर वाले भी रहेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या लाभ है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी से निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या लाभ है, आईसीटी या सूचना संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से शिक्षा एवं शिक्षण की अधिकतम सीमा तक गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आईसीटी के कारण ही अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षक से अध्यापन करने में सुविधा होती है। आईसीटी का कम खर्च एवं अधिक गति के साथ ही सुविधा उपलब्ध है। चौथा पॉइंट है, वर्तमान में आईसीटी के माध्यम से स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किसी भी विषय के तथ्यों को आसानी से पहुंचाया या प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, आईसीटी के माध्यम से शिक्षण संस्थानों की दूरी, जलवायु परिवर्तन का असर वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नहीं है। छठवां पॉइंट है, छात्र छात्राएं आईसीटी के माध्यम से शिक्षण से पाठ्यक्रम के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं। अर्थात शिक्षण विषय वस्तु का अध्ययन करते समय अपनी रुचि के अनुसार शीघ्रता से आगे पीछे जा सकते हैं। सातवां पॉइंट है, आईसीटी के माध्यम से शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से शिक्षण कार्य अपनी समय के अनुसार कर सकते हैं, जिससे उनके शिक्षण लक्ष्य के मार्ग में आने वाला समय बाधा समाप्त हो जाती है। आठवां पॉइंट है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आईसीटी के प्रयोग से अधिगम में स्थायित्व व अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ
तकनीकी साथ साथ तकनीकी का ज्ञान भी सुगमता से हो जाता है। अब देखेंगे आईसीटी के जो है दुष्परिणाम क्या है, इसके जो है ये प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी या आईसीटी के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सबसे अधिक समस्या तकनीकी ज्ञान के अभाव में शिक्षा से संबंधित कार्यों या अन्य क्षेत्र में इस लाभ को नहीं उठाया जा सकता। दूसरा पॉइंट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी महंगा होने के कारण इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ सभी जनमानस तक वर्तमान में भी पहुंचने का ये अभाव है। ठीक है, एक तो महंगा है और उसकी तकनीकी सबको नहीं आती है, इसलिए यह महंगा भी है और दूर भी है। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्तमान में आईसीटी के प्रयोग से कुछ व्यक्तियों का कार्य अकेले तकनीकी कर ले रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के बढ़ने की संभावना अधिक है। ठीक है, आईसीटी से एक नुकसान ये भी क्या है कि बेरोजगारी इससे बढ़ रही है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे आईसीटी के प्रयोग से तत्कालिक लाभ के साथ इसको अधिक प्रयोग से आंखों व स्मृति क्षमता पर असर देखा जा सकता है। जैसे पहले आपके पास लैंडलाइन फोन था तो कम से कम बहुत लोग के मैक्सिमम लोग के नंबर आपको याद हुआ करता था। आज मोबाइल है, मोबाइल में स्मृति है, नंबर सेव हो जाता है और एक दो चार लोग के नंबर याद होते हैं, बाकी नंबर आपको याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो आईसीटी का ये भी नुकसान है कि स्मृति क्षमता का असर पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट देखेंगे सूचना संचार प्रौद्योगिकी की वजह से ही व्यक्तिगत डाटा को चुराया जा सकता है या बैंकिंग के क्षेत्र में धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला है, जिससे साइबर क्राइम के बढ़ने की संभावना भी अधिक हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन के रूप में लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि का साधन के रूप में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन निम्नलिखित है। अब यहाँ से आप देखेंगे जो अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके पहले सीधे प्रश्न जो हमने पढ़ाया इसके लाभ क्या है, दुष्परिणाम क्या है, उसमें क्या होता है कि आपको ये छांटना रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या निम्नलिखित में से कौन लाभ नहीं है, कौन दुष्परिणाम नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, आप जानते भी होंगे कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है सीधे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग है। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। ठीक है, थियरी क्लास जब समाप्त हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव क्लास जब लेंगे आपको तो आप पढ़े रहेंगे, याद रहेंगे, तो जो है आंसर देने में आसानी रहेगी। ठीक है, हर तरह की क्लास को देखना चाहिए। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सिमोर क्रे है, याद रखिएगा। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भाटकर हैं और परम 800 जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है 1991 में ये निकाले थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवैक है, एग्जाम में आ चुका है। कंप्यूटर का मुख्यतः कार्य डाटा प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एवं कलेक्शन आदि का होता है। वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग मानव अपने जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में कर रहा है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान 2023-24 में भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम एरावत है, याद रखिएगा। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एएलयू का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
कंप्यूटर के प्रकार, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर के प्रकार को हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो कंप्यूटर का प्रकार पीढ़ियों के आधार पर, जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा हम लोग क्लास लेंगे कंप्यूटर का प्रकार कार्य पद्धति के आधार पे, ठीक है, और कंप्यूटर का प्रकार आकार के आधार पे, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा तीनों पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंप्यूटर का पीढ़ियों के आधार पे क्या प्रकार है, ठीक है। कंप्यूटर का पीढ़ियों के आधार पे इसका प्रकार देखा जाए। कंप्यूटर का पीढ़ियों के आधार पे 5 प्रकार से बांटा गया है, जिसका उद्देश्य सस्ता, तेज, छोटा और कंप्यूटर की विश्वसनीयता को बढ़ाना है। कंप्यूटर की पीढ़ियों के आधार पर 5 प्रकार बांटा गया है। ये सीधे याद होगा आपको, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। क्या प्रश्न आता है? सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा, ऐसे आता है कि वैक्यूम का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया। आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया। ट्रांजिस्टर और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस में किया गया। सीधे आपको ये याद होना चाहिए, इतना भी याद होगा तो आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। और अक्सर जो भी कंप्यूटर वाले एग्जाम आप देखेंगे उसमें ये सब प्रश्न ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं, पहली हेडिंग क्या रहेगी, जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। प्रथम पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब, पूछा हुआ है कई बार, निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग सबसे पहले इसमें होता था। इसमें निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण यूनिवैक या इनिएक है। और नोट कर लीजिएगा, यूनिवैक प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ये यूनिवैक प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर है। फिर हम लोग आते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। दूसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है। इसमें उच्च स्तरीय भाषा कोबोल, फॉर्ट्रान का प्रयोग होने लगा है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण सीडीएस 1604, हंसीवेल 200, आईबीओ 1401 है। तीसरा आप देखेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग, याद रखेंगे। पहला आपने क्या देखा, वैक्यूम सिस्टम। दूसरे में क्या देखा आपने कि ट्रांजिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरे में आपने क्या देखा, आईसी का प्रयोग। ये सीधे याद रखिएगा, प्रश्न कई बार आ चुका है। आईसी का प्रयोग, प्रथम बार कंप्यूटर में आईसी के प्रयोग से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ तथा इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ रैम का प्रयोग हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया गया। इसके उदाहरण में IBM सिस्टम 360, NCR 395 और PDPS है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे। चतुर्थ पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आईसी के साथ, याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग आरंभ हुआ, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में C और C++ उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ। किसमें? चतुर्थ में, याद रखिएगा, पूछा हुआ है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यक्तिगत उपयोग, व्यावसायिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ। इस पीढ़ी के उदाहरण के अंतर्गत एप्पल II, इंटेल 4004 चिप, IBM PC XT आदि है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इंटेल कंपनी द्वारा किया गया, यह आया हुआ प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर आप देखेंगे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, नोट कर लीजिएगा, का विकास हुआ। अर्थात ULSI तकनीकी जो है के साथ आईसी का प्रयोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में होना शुरू हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार बहुत छोटे, याद रखिएगा, तीव्र उपयोग में आसान, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर आधारित था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ईमेल, www आदि हुआ, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण में IBM नोटबुक, लैपटॉप, पेंटियम, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आदि है, ठीक है। और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम देने जाइए कंप्यूटर संबंधित, ये कंटेंट आपको रटे होने चाहिए, तब आपको जाना चाहिए, ठीक है, आधे अधूरे में नहीं। अब देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता व प्रोसेसिंग पांचवी पीढ़ी तक बढ़ती गई, याद रखिएगा। जैक किल्वी, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर आते हैं ये। जैक किल्वी ने आईसी का आविष्कार किया। वर्तमान 2023-24 में पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन याद होना चाहिए, पूछ सकता है कि वर्तमान 2024 में 25 में किस पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है, तो जो है पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है। रिमोट प्रोसेसिंग, मल्टी
प्रोग्रामिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। यानी रिमोट कब से शुरू हुआ था? तीसरे जो है पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर में वृद्धि हुआ। कंप्यूटर का आकार एवं ऊर्जा खपत पांचवी पीढ़ी तक कम होता चला गया। सीडी, मोबाइल चिप, सोलर पैनल, आईसी आदि सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए इसको छोटा कर दिया गया है। बाकी भाग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।